हेलो एवरीवन, दिस इज अबू स्नेही और आज हम 15 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स को पढ़ के कैसे हम हमारी प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आइस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। इन्फ्लेशन फॉल्स ऑफ टू अ फोर्थ मंथ लो इन दिसंबर। सो बहुत टाइम से एक चीज़ हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी एक छोटी सी साइकिल में फंसी हुई है जहाँ पे ग्रोथ रेट भी कम है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है और ग्रोथ रेट कम है, तो ये एक ऐसी साइकिल है जिसके अंदर आप ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो लोगों के पास और ज़्यादा पैसा आएगा। अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ते ही प्राइस भी बढ़ जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है? तो ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहें कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है या लोगों के पास जो मनी सप्लाई है, उसको रिड्यूस करके या उसको लिमिट करके आप इन्फ्लेशन को कम कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट में मनी सप्लाई को लिमिट कर दिया गया तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। तो इस कनंड्रम में हम फंस गए कि ग्रोथ करने चले तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की स्टेप्स ली तो ग्रोथ और ज़्यादा कम हो गई। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी। बट अभी रिसेंटली एक थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल ये है कि इन्फ्लेशन 4 मंथ लो दिसंबर में आया है। फाइन। एंड इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, बाय द वे इसको रिटेल इन्फ्लेशन ही कहते हैं हम। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को रिटेल इन्फ्लेशन ही बोला जाता है। इसका क्या मतलब है? रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब बेसिकली यही है कि अगर आप किसी शॉप पे कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तब आपको प्राइसेस ज़्यादा देखने को मिल रही है या कम। तो जब आप शॉप पे जो फाइनल कंज्यूमर शॉप पे कोई चीज़ खरीदने जा रहा है तो प्राइसेस में कुछ इंक्रीज़ है या डिक्रीज़। तो अगर यहाँ पे इंक्रीज़ है तब इस टाइप के इन्फ्लेशन को जो आपको शॉपकीपर के पास कोई प्रोडक्ट खरीदने पर देखने को मिलता है, उसको हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये शॉपकीपर है ना, ये खुद भी तो कहीं से प्रोडक्ट खरीद के लाया है। तो जब ये खुद प्रोडक्ट खरीदने जाता है कहीं एक बहुत बड़े मार्केट में, तब इस शॉपकीपर को इतनी बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदने में जो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, उसको आप होलसेल की कैटेगरी में डालते हो। ठीक है? तो जो इन्फ्लेशन शॉपकीपर को देखने को मिलता है जब वो होलसेल मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाता है, वो होलसेल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आता है, जिसको आप डब्ल्यूपीआई भी बोलते हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे कौन यहाँ पे कौन फेस कर रहा है इन्फ्लेशन? शॉप पर। यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर फेस कर रहा है इन्फ्लेशन, इसलिए आप इसको कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बोलते हो या फिर रिटेल इन्फ्लेशन। तो ये 4 मंथ लो है 5.22% का। ये चीज़ बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आरबीआई है उसका एम ये है कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो 4% ±2 के बीच में रहे। मतलब 2% से लेके 6% तक ये आरबीआई की आइडल इन्फ्लेशन रेंज है। फिर भी आरबीआई ने डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में बताया है कि उसके लिए जो बेस्ट इन्फ्लेशन रहता है वो 3% के अराउंड है। तो ये 5.22 जो है ये 3% से बहुत ज़्यादा है। लेकिन आरबीआई की जो सबसे एक्सटेंडेड रेंज है, कम से कम वो उसके तो अंदर है। ठीक है? और ये थोड़ा सा कम हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि ये मंथ का फिगर है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वो थोड़ा सा कम हो गया है। इससे आपको एक आइडिया मिलता है। और बाकी जितनी भी स्टैटिक पोर्शन की चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है वो तो आपको याद रखनी ही है। फाइन। और जो फूड इन्फ्लेशन है, ये आपको इन जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि जो हमारा इन्फ्लेशन था ना, वो 5% से तो काफ़ी ज़्यादा ही रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो देखो 9% था, अब वो 8.4% आ गया है। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है वो 8.5 से 9.5% के बीच में रह रहा है पिछले कुछ महीनों से। इतना आइडिया आपको रफली होना चाहिए। ये एग्जैक्टली फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अगर आपको फिगर्स का रफली आइडिया रहता है ना, तो आप फ्यूचर वाली न्यूज़ को अच्छे से समझ पाते हो और अच्छा पर्सपेक्टिव आपको मिलता है चीज़ों को ढंग से यूज़ करने के लिए मेंस के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? तो यहाँ पे जो फूड इन्फ्लेशन है वो गिरा है, लेकिन देखो आरबीआई की जो इन्फ्लेशन रेंज वो क्या है, 2 to 6%। तो जो नेट या टोटल इन्फ्लेशन है वो तो इस रेंज के अंदर आ गया, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो इस रेंज से बहुत बाहर बाहर है। पहले वो 9% था, अब वो 8.4% हुआ है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि लोगों की सैलरी हर साल इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही जितनी स्पीड से प्राइसेस बढ़ रही है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ठीक है? अब आपको समझ में आ रहा है कि इससे प्रॉब्लम क्या है। कि क्या आपको लग रहा है कि हर साल लोगों की सैलरी 9% बढ़ जा रही है? नहीं। लेकिन जो फूड प्राइसेस है
ये तो 9% बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स निकल के आती है। ठीक है। तो जो सीपीआई था या रिटेल इन्फ्लेशन आप जिसको कहते हो, जो थर्ड क्वार्टर रहा हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का, तो थर्ड क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर क्या होता है? हर 3 महीने के ग्रुप को हम एक क्वार्टर बोल देते हैं। तो जो पहला क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर का वो था अप्रैल मई जून, दूसरा हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, फिर हो गया अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो थर्ड क्वार्टर था, इसमें जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 5.6% था, जो आरबीआई की 2% से लेकर 6% वाली रेंज के अंदर तो था, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा वाली रेंज के साइड है, इसको और कम होना चाहिए था। बट एनीवे, तो रिटेल इन्फ्लेशन को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का इन्फ्लेशन मेंशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो डब्ल्यू है होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स होता है, सर्विसेज नहीं होती डब्ल्यू में। सीपीआई में सर्विसेज भी होती है। सीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2012 है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो डेटा है वो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंदर आता है। ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान रखनी है, जो कि प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ये थोड़ा सा स्टैटिक का पोर्शन था। करंट में आपको एक आइडिया रखना है, क्योंकि ये मंथली डेटा है तो मंथली डेटा आपको याद नहीं रखना होता, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, इसके अराउंड इन्फ्लेशन इन जनरल देखने को मिला। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एट 86.7 रुपीज़, रुपी रिकॉर्ड्स शार्पेस्ट स्लाइड इन 2 years। सो रुपी जो है अपने हिस्टोरिक लो तक पहुंच चुका है अगेंस्ट डॉलर, और वो हो गया है अब 86.7 रुपीज़ पर $1। ये बेसिक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसके रुपये के गिरने या इंक्रीज़ होने का इम्पैक्ट क्या रहता है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि अगर रुपी फॉल हो रहा है या रुपी में अप्रिसिएशन हुआ है, डिप्रिसिएशन हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहता है। अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है, मतलब उसकी जो प्राइस है डॉलर के कंपैरिजन में गिरती है, तो क्या होता है कि हमारे इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ना, वो चीप हो जाते हैं। मतलब एक्सपोर्ट करना चीज़ों को सस्ता पड़ता है, और अगर किसी चीज़ को, किसी एक्टिविटी को करने की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम है, तो वो चीज़ें ज़्यादा होती है। तो मतलब टेक्निकली एक्सपोर्ट करना एडवांटेजेस हो जाता है। और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं बाकी कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा कंपेटिटिव बन जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है तो हमारे इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। अब आप, ये बात आपको पता है कि इंडिया, जब आप अगर गुड्स की बात करो, मर्चेंडाइज की बात करो, तो इंडिया इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट से। तो रुपी डिप्रिशिएट होने से टेक्निकली ऑन पेपर हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे तो हो गए, लेकिन कम से कम हमारे एक्सपोर्ट्स में तो हमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन क्योंकि हम एक्सपोर्ट इतना कम करते हैं कि रुपी के डिप्रिशिएट होने का फ़ायदा हम नहीं उठा पाते, उल्टा हमें इंपोर्ट इतने महंगे पड़ जाते हैं कि हमें डबल नुकसान यहाँ पे हो जाता है। वहीं से अप्रिसिएशन होता है अगर रुपये का, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। जब रुपये अप्रिशिएट होता है तो इंपोर्ट करना बहुत चीप हो जाता है हमारे लिए, लेकिन एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एक्सपोर्ट करना। मतलब एक्सपोर्ट अगर आप कोई भी प्रोडक्ट करोगे, तो वो प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में उसका जो उसकी जो कंपेटिटिव नेचर है वो कम हो जाएगी। मतलब वो compete नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल ट्रेड से, अगर रुपी अप्रिशिएट होता है तो हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। एक फंडामेंटल एक और थ्योरी बता देता हूँ कि रुपी एंड डॉलर एक बैलेंस में रहते हैं। ठीक है, जिसकी भी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, उसकी प्राइस गिर जाएगी दूसरे के कंपैरिजन में। फाइन। तो अगर हमें पता है कि रुपी की प्राइस जो है वो गिर रही है, ठीक है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो रुपये की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, या फिर डॉलर की सप्लाई कम हो गई। ठीक है, अगर रुपये, जिसकी भी सप्लाई बढ़ेगी उसकी प्राइस गिर जाएगी। फाइन। तो रुपये 100 थे, डॉलर भी 100 थे, मान लेते हैं। तो रुपये की प्राइस कब गिरेगी? जब रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी। मतलब जो रुपये 100 था अब वो 110 हो गया और डॉलर 100 ही रहा। या तो एक सिनेरियो ये है, या फिर रुपये की सप्लाई तो 100 ही रही, लेकिन डॉलर की सप्लाई कम हो गई। डॉलर पहले 100 था, अब वो 90 हो गया। तो डॉलर के कंपैरिजन में देखा जाए तो रुपये की सप्लाई ज़्यादा है दूसरे सिनेरियो में, जब डॉलर की सप्लाई कम हो गई। जिसकी सप्लाई कम होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो डॉलर महंगा हो जाता है, रुपये सस्ता हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन है, बट ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं बहुत बार, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 15 कन्याकुमारी फिशरमैन डिटेन्ड नियर डिएगो गार्सिया। तो यहाँ पे क्या था कि तमिलनाडु से कुछ फिशरमैन थे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है
इस पर्टिकुलर न्यूज़ से ना बहुत सारी न्यूज़ जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंडिया की कोस्टल रीजन्स को देखोगे, तो जो हमारा कोस्टल वाटर है, यहाँ पे जो फ़िश डेंसिटी है और फ़िश पॉपुलेशन है, उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं ओवर फिशिंग, ठीक है? इससे क्या होता है कि जो नेचुरल अवेलेबिलिटी है फ़िश की, वो कम होती जाती है। एंड ऐसे करते-करते एक्चुअली जो गवर्नमेंट है, उन्होंने गाइडलाइन निकाल रखी है कि जो फ़िश जब बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है और बहुत यंग होती है, उन फ़िश को कैप्चर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि फ़िश की इतनी कमी है कि इन स्मॉल फ़िश और इन यंग फ़िश को कैप्चर करना पड़ता है। तो अगर स्मॉल फ़िश ही नहीं है समुद्र में, तो बड़ी फ़िश कहाँ से आएगी? तो ये प्रॉब्लम्स इंडिया का कोस्टल एरिया फ़ेस कर रहा है। इसलिए हमारे फ़िशरमैन को 2 चीज़ करनी पड़ रही है। पहली चीज़ क्या करते हैं वो, जो उनकी नॉर्मल शिप्स हैं, अब उनसे काम नहीं चलेगा। उनको बहुत ही ज़्यादा बड़ी मैकेनाइज़्ड शिप की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि नॉर्मल शिप से तो वो कुछ मछलियाँ पकड़ लेंगे, लेकिन अब मछलियों की डेंसिटी, उनका नंबर बहुत कम हो गया, तब उनको थोड़ी मैकेनाइज़्ड शिप की ज़रूरत पड़ती है। मैकेनाइज़्ड शिप से प्रॉब्लम क्या है कि उससे बहुत ज़्यादा कोस्टल इकोसिस्टम को डैमेज होता है, क्योंकि मैकेनाइज्ड शिप में ना बहुत बड़े बड़े आयरन रॉड्स लगी होती हैं और कुछ क्लैंपर्स लगे होते हैं। तो सपोज ये समुद्र का बेस है, तो और ये पानी है, तो यहाँ पे बहुत सारी फिश थी। अब सरफेस पे फिश खत्म हो गई, अब फिश बहुत नीचे की साइड है, तो नॉर्मल जो शिप है ना, वो यहाँ तक तो पहुँच नहीं सकती। तो मैकेनाइज्ड शिप में क्या होता है, नीचे बहुत बड़े हुक्स लगे होते हैं, वो क्या करती है, नीचे से फिश को पकड़ती है। इसके कारण ये जो हुक्स हैं, कभी-कभी जो समुद्र का बॉटम है, ज़मीन है समुद्र के नीचे, उससे टकराती है और यहाँ पे बहुत सारी बायोडायवर्सिटी होती है, कोरल रीफ होती है, छोटे-छोटे घर होते हैं बहुत सारे डिफरेंट बायोडायवर्सिटी के, वो टूट जाते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स खराब हो जाते हैं, अपरूट हो जाते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं फिशरमैन, वो चले जाते हैं बाहर, वो इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाते हैं। मतलब इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है, यहाँ पे तो फ़िश की संख्या बहुत कम है, तो वो इसको छोड़ के बाहर जाते हैं इंटरनेशनल वाटर में और गलती से वो किसी और कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में घुस जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे ही बहुत सारे फिशरमैन आपको न्यूज़ में आप पढ़ते होंगे कि श्रीलंका के एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में चले गए और श्रीलंकन नेवी ने उनको कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि डिएगो गार्सिया एक यहाँ पे लोकेशन है जहाँ पे फिशरमैन जा चुके हैं। अब ये कहाँ है, इसको देखना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे केरला है। तो यहाँ से जो फिशरमैन है वो जाते हैं, यहाँ तक मालदीव्स है। ये आपको मालदीव्स दिख ही रहा है। और भी नीचे जाएँगे और भी ज़्यादा उनको डीप सी फिशिंग करनी है, तो और आगे जाएँगे तो यहाँ पे ना ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। जब भी बहुत सारे आइलैंड्स एक साथ हो तो उसको आर्किपेलागो बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो आर्किपेलागो है मालदीव्स के भी नीचे, मतलब मालदीव्स के नीचे इक्वेटर है और इक्वेटर के नीचे इंडियन ओशन की बात कर रहा हूँ मैं। इंडियन ओशन का जो साउथ साउथ वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक और आर्किपेलागो है जिसका नाम है चागोस आर्किपेलागो। इस चागोस आर्किपेलागो में एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है डिएगो गार्सिया। देखो ज़्यादातर जो आइलैंड्स हैं ना चागोस आर्किपेलागो में, वो इनहैबिटेबल सिचुएशन में नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई रहता नहीं है या फिर रह नहीं सकता। 2-3 आइलैंड्स ही है वहाँ पे जहाँ पे रहा जा सकता है, जिसमें से एक डिएगो गार्सिया भी है। डिएगो गार्सिया हिस्टोरिकली यहाँ पे यूएस और यूनाइटेड किंगडम का एक मिलिट्री बेस भी है। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये रैंडमली यहाँ पर क्यों है। उसके अलावा इसके आसपास के लोकेशन यहाँ पे सेशल्स है, मेडागास्कर तो नीचे की साइड है ही, मॉरिशस भी इस डायरेक्शन में है। तो ये कंपैरेटिव लोकेशन आपको इन सारे आइलैंड्स की पता होनी चाहिए। ऊपर मालदीव्स भी आपको पता होना चाहिए, इक्वेटर कहाँ जा रहा है ये भी पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन जाते हैं लोकेशन बेस्ड। फाइन, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और मेंस में अगर कोई फिशरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तब आपको ये एग्जांपल मेंशन करना है, जो मैंने आपको बताया कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में फ़िश की डेंसिटी कम हो गई, तो जो फिशरमैन हैं उनको ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती है और दोनों के प्रॉब्लम्स आपको बता दी। फर्स्ट का प्रॉब्लम बता दी, सेकंड की प्रॉब्लम क्या है कि वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर वो दूसरी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में गलती से अनइंटेंशनली पहुंच जाते हैं तो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाय द वे, जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है वो आज भी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का पार्ट है। मतलब जो यूके है उसके अभी भी कुछ आइलैंड्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें से एक ये डिएगो गार्सिया है। फाइन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे यूएस के साथ जो यूके है वो काम भी करता है। नेक्स्ट, रशिया शिप्स रिएक्टर वेसल टू कुरनकलम 6th यूनिट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इन चीज़ों पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं।
उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी पर इंडिया की मेंस में GS 3 में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। तो रिसेंटली क्या है, कुरनकुलम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि है तमिलनाडु में। वहाँ पे 6th यूनिट जो है रिएक्टर वेसल की वो ट्रांसपोर्ट की जा चुकी है। और कुरनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऑब्वियसली रशिया हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्टर है ना, रिएक्टर वेसल जो अभी नया-नया इंक्लूड हुआ है, ये रशिया के अंदर ही बना है और फिर उसको इंडिया में इंपोर्ट करा गया है। लेकिन इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ और वेसल्स भी हैं जो रशिया और इंडिया साथ में मिलके इंडिया में भी बना रहे हैं। ठीक है? तो ये कंप्लीटली हमने इंपोर्ट नहीं करा है। कुछ पोर्शंस हमने इंपोर्ट करा है, कुछ पोर्शन हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में स्टेटमेंट दे देंगे, कुरनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जितने भी रिएक्टर वेसल है, वो सारे के सारे इंपोर्टेड है। ऐसा नहीं है। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपोर्टेड है और कुछ हम यहीं पर बनाएँगे। इसको VVER बोला गया है और इसकी ओवरऑल जो साइज़ है, वो 1000 मेगावाट या फिर 1 गीगावाट इसके बराबर है। उसके अलावा जो VVER है, ये एक्चुअली रशियन मेड ही है एंड इसलिए इसका नाम वीवी है। टेक्निकली इंग्लिश में आप इसको लिखोगे तो ये WWER बोला जाएगा, जहाँ पे वाटर वाटर एनर्जेटिक रिएक्शन इसको बोला जाता है। इसमें प्रेशराइज्ड वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा जाता है। मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है एंड उसके बाद जो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट से क्या होता है, इस हीट को ले जाया जाता है एक वाटर के पास। ये वाटर जो है इसको गर्म करा जाता है, तो ऊपर क्या निकलती है, स्टीम। ठीक है, ऊपर स्टीम निकलती है और इस स्टीम से क्या होता है, ये स्टीम जो है एक टरबाइन के साथ कनेक्टेड होती है। ये स्टीम इस टरबाइन को घुमाती है और जैसे ही टरबाइन घूमती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। बेसिक है, ये स्टैटिक का पोर्शन है, बट इतना आइडिया आपको होना ही चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया के। जिस भी साल आप प्रीलिम्स दोगे, प्लीज़ प्रीलिम्स देने से पहले एक बार आप इंडिया के उस डेट पर कितनी टोटल न्यूक्लियर कैपेसिटी है, टोटल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कुडनकुलम हो गया, ठीक है, एंड कलपक्कम, ये दोनों है तमिलनाडु में। फाइन। देन यहाँ पे है काइगा। काइगा कहाँ है, काइगा है कर्नाटका में। देन जैतपुर एंड तारापुर, ये है महाराष्ट्र में। देन काकरापुर एंड मीठी वर्दी, ये है गुजरात में। उसके अलावा आप नरोरा याद रख सकते हो, ये है यूपी में। एंड गोरखपुर के नाम से ये है पंजाब में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। ये आंध्र प्रदेश में है। फाइन। तो स्टेट वाइज आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लोकेशन पता होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। ट्रंप कार्ड जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स आउटकम्स फॉर इंडिया। तो ऑब्वियसली ये एक एडिटोरियल है जो बता रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अभी पावर में आएंगे तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये डिस्कशन हम बहुत बार कर चुके हैं क्योंकि जनवरी 20 को उनका इनाग्रेशन है। तो ऑब्वियसली अब अगले हफ्ते तक पूरे ही ये इस टाइप के एडिटोरियल्स आते रहेंगे, तो हमें उनके लिए रेडी रहना है। बाकी हमारी इन जनरल अंडरस्टैंडिंग तो एक तरह से हो ही गई है, जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज़ है। पहली बात तो ये है कि ट्रंप एक अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन पे काम करेंगे, जिससे वो जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं या ग्लोबल अलाइनमेंट्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस ना करके जो चीज़ यूएस के लिए बेस्ट है सिर्फ वही करेंगे। फाइन। अब उसका उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उन्होंने वर्ल्ड से बहुत सारी चीज़ें क्या करी है, डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेट करके एंड इलीगली ऑक्यूपाई करी है। जैसे यूएस ने हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके पोल्यूशन करा है। ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज में बिलीव नहीं करते, तो वो बोलेंगे कि भाई मैं तो जो UNFCCC है, जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है, उससे यूएस को निकाल रहा हूँ। बट हिस्टोरिकली तो उन्होंने इतना फॉसिल फ्यूल यूज़ करके जो ग्लोबल वार्मिंग आज कर दी, और आज आके वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ अमेरिका की बात करता हूँ और जो ग्लोबल तुम्हारे चैलेंजेस है वो तुम खुद देखो। बट उनकी कंट्री ने इतना पोल्यूशन तो कर दिया, अब वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना भी नहीं चाहते। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है प्रोटेक्शनिज्म से। फाइन। स्पेशली जब ये प्रोटेक्शनिज्म डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म होगा, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ होंगी। ठीक है। और उससे क्या होगा, आइसोलेशनिज्म होगा। आइसोलेशन मतलब कोई कंट्री अपने आप को चारों डायरेक्शन से बंद कर देती है और अपने जितने भी
कंट्री ने प्रॉमिस करे थे बाकी कंट्रीज़ के साथ, उनको निभाती नहीं है, वो खुद की ही सोचती है बस। तो ये एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी होती है जो यूएस इसकी तरफ बढ़ रहा है। अब यूएस ऐसा कुछ भी करे वो उसकी मर्ज़ी, बट मैंने आपको बताया इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये वाली प्रॉब्लम कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने पूरे वर्ल्ड को बहुत कॉलोनाइज़ करके इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन करके जो अपने आप को डेवलप करा है, और अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अब जो भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ही कॉज़ करी है, वो अब उससे अपना बोल रहे हैं कि ठीक है, अब तुम अपना देखो, मैंने तो तुम्हें डिस्ट्रॉय करके अपने आप को डेवलप कर लिया, अब मैं तुम्हें कोई कॉम्पनसेशन पे नहीं करना चाहता। ये डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच है जो इंडिया के फेवर में नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं, हम क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हैं एक्टिवली, बट ऐसा नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो प्रिंसिपल बेस्ड हो, जिसमें डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स के अंदर हम काम करें। यूएस तो डब्ल्यूटीओ का जो एपलेट पैनल है, वहाँ पे जजेस को बैठने ही नहीं दे रहा। फाइन, हम चाहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे मल्टीलेटरलिज्म को फोकस किया जाए, जहाँ पे जो न्यू पावर्स आई हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन एज अ यूनिट, इनको उतनी ही रिस्पेक्ट मिले। यूएस यहाँ पे बोल रहा है नहीं, आप मेरे ही टर्म्स पे चलोगे। इवन जो ब्रिक्स है वो अपनी कोई करेंसी बनाने की बात करता है तो डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि नहीं, आपको डॉलर ही यूज़ करना पड़ेगा, वरना मैं आपके अगेंस्ट सैंक्शन लगा दूंगा। तो द थिंग इज़ कि ये एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्शनरी एंड हॉस्टाइल टाइप की फॉरेन पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की रहने वाली है, जिससे इंडिया के ग्लोबल गोल्स को अचीव करने में हमें उनकी शायद मदद ना मिले। तो ये तो कुछ नेगेटिव्स हो गए। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि चाइना को काउंटर करने में और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करने में इंडिया और यूएस डोनाल्ड ट्रंप के अंडर साथ में काम करेंगे। क्वाड जैसे इनिशिएटिव्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और क्वाड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे सिर्फ चाइना को काउंटर करने की बात नहीं होती। यहाँ पे जब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन की बात हो रही है, तो इस पे और ज़्यादा काम चलेगा बेसिकली। उसके अलावा टेररिज्म, ग्लोबल सिक्योरिटी, इस पर भी इंडिया और यूएस साथ में काम करेंगे। तो आपको नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स दोनों पता होने चाहिए कि क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नई यूएस रजीम से। फाइन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या है, यूएस ने, ट्रंप ने रिजेक्ट कर लिए मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स, क्योंकि देखो मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स में क्या है, यूएस को कुछ गिव अप करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, बट डोनाल्ड ट्रंप नहीं करना चाहते कुछ भी गिव अप। डोनाल्ड ट्रंप ओनली वांट्स टू रिसीव गुड थिंग्स। तो उन्होंने एक पॉलिसी साइन की थी जिसका नाम था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, मतलब यूएस ने करी थी ये। और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ये थी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये पहले बहुत टाइम पर न्यूज़ में थी, 4 साल पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से यूएस को निकालने की कोशिश करी थी। बट द थिंग इज़ कि क्योंकि अब वो दोबारा आ रहे हैं तो इस पर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है कि क्या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप वापस रिवाइव होगी या फिर वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये 2016 में लॉन्च हुई थी, लेकिन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इससे यूएस को निकाल दिया था उन्होंने, जब वो लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे। एंड इसमें पहले 12 कंट्रीज़ थी, अब डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ 11 कंट्रीज़ है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मेंबर्स कौन कौन है इसमें। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है कि पैसिफिक ओशन के अराउंड जितने भी कंट्रीज़ हैं, सारी तो नहीं बट ज़्यादातर कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगी। इसमें कनाडा है, मैक्सिको है, पेरू है, चिली है, देन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई एंड जापान। थोड़ा बहुत आपको आइडिया रखना है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि पैसिफिक ओशन के अराउंड कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का पार्ट थी। यूएस ने उसको अपने आप से उसको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया था, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि उनको लगा कि यूएस का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, कि लोग बहुत ज़्यादा यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उतना वो यूएस से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि अगर दूसरी कंट्री उनको इंपोर्ट भी करेगी तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन कंट्रीज़ में चल नहीं पाते ज़्यादा। चाइना के चल जाते हैं, क्योंकि चाइना बहुत ही ज़्यादा ट्रेड मैनिपुलेशन करके अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली डिप्रिशिएट करके प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, इसलिए चाइना के प्रोडक्ट्स चीप होते हैं, वो ज़्यादा बिक जाते हैं। यूएस के प्रोडक्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए वो डेवलपिंग वर्ल्ड में इतने ज़्यादा नहीं चल पा रहे। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो इसलिए नहीं चल पा रहे कि यूएस के अगेंस्ट किसी का कोई एजेंडा है। ऐसा नहीं है, उनके प्रोडक्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव है, इसलिए वो ज़्यादा compete नहीं कर पा रहे डेवलपिंग वर्ल्ड में। बट डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को सोच के जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड यूएस को चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, उसमें बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स, बहुत ज़्यादा टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा देते हैं। तो ये प्रोटेक्शनिज्म और आइसोलेशनिज्म की प्रॉब्लम्स यहाँ पे कॉज हो सकती है। यूनिलेटरलिज्म, देखो जो वर्ल्ड है वो क्या था, वर्ल्ड हिस्टोरिकली यूनिलेटरल ही था। यूनि का मतलब होता है वन, यूनिलेटरलिज्म मतलब कि एक ही पावर है पूरे वर्ल्ड में। 1945 के अराउंड या उससे पहले
वर्ल्ड वॉर टू से पहले वर्ल्ड यूनिलेटरल था, जहाँ पे यूके ही इकलौती बड़ी पावर था, जब यूके का एक बहुत बड़ा ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर था। जब वर्ल्ड वॉर टू होता है तब पूरा यूरोप डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद दो पावर्स निकल के आती है, तो पहले तो वन पावर थी, फिर दो पावर हो जाती है। तो यहाँ पे आप वर्ड यूज़ करते हो बाय, पहले यूनी था, अब है बाय, बायलेटरलिज्म। ये दो पावर कौन सी है? यूएस एंड यूएसएसआर, रशिया का पुराना नाम। ठीक है, ये दो पावर थी। 1991 में यूएसएसआर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फिर एक पावर रह जाती है यूएस। तो वापस जो वर्ड है वो यूनिलेटरल बन जाता है 1991 के बाद। 21st सेंचुरी में यूएस का डोमिनेंस कम होता है, क्योंकि चाइना, इंडिया, अफ्रीकन यूनियन, ऐसी नई नई पावर्स निकल के आती हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि अब वर्ल्ड जो है, ना तो वो एक पावर के अंदर है, ना ही वो दो पावर के अंदर है। यहाँ पे बहुत सारी पावर्स हैं, मल्टीपल पावर्स हैं, इसलिए इसको अब बोला गया मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म। बट जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच है वो थोड़ी अभी यूनिलेटरलिस्ट है, क्योंकि उनका जो एम है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका क्या मतलब है कि जब 1991 के बाद यूएस यूनिलेटरल पावर था पूरे वर्ल्ड में इकलौता, उसी टाइप से उनको सिनेरियो डेवलप करना है ग्लोबल लेवल पे और उनकी खुद की कंट्री के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पे वो रिजेक्ट कर रहे हैं मल्टीलेटरलिज्म को, और जो नई डेवलप्ड कंट्रीज, नई डेवलपिंग कंट्रीज प्रोग्रेस कर रही है, उसके वो थोड़ा अगेंस्ट है। एक्चुअली अमेरिका की जो हेजेमनी है, डोमिनेंस है, वो कम होता जा रहा है, और यूएस स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या कर नहीं पा रहे। उसको ठीक करने के बहुत तरीके हैं, बट डिनाई करना डेफिनेटली इज़ नॉट वन ऑफ दोज सोल्यूशंस। एनीवे, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो चाइना है, चाइना क्या करता है, 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। जैसे वो करता है ना, तो चाइना भी अपनी बहुत ज़्यादा चीप टैक्टिक्स को यूज़ करके, मतलब चाइना ने अपनी करेंसी को खुद ने ही डेप्रिशिएट करा। मैंने आपको बताया था ना कि अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो चाइना तो एक्सपोर्टिंग नेशन ही है, तो उन्होंने आर्टिफिशियली खुद की करेंसी को गिराया बहुत ज़्यादा, ताकि उनके एक्सपोर्ट बहुत सस्ते हो जाएं फॉरेन मार्केट्स में, और बहुत ज़्यादा डंपिंग करी, बहुत ज़्यादा डंपिंग करी अपने प्रोडक्ट्स की। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन करा। मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी बनी यूएस के अंदर, यूके के अंदर या कहीं भी, तो चाइना ने उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया, और बिना उसका पेटेंट खरीदे, बिना उसका कॉपीराइट खरीदे, चाइना ने उसको यूज़ करके वो चीज़ें बनाने गई लग गई। मतलब चाइना ने बहुत सारे रूल्स को वायलेट करा, तब जाके वो 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन करने के बाद यूएस को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया चाइना ने वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। तो चाइना एज एन एडवर्सरी इन द ग्लोबल स्टेबिलिटी, ये मानता है यूएस अभी फिलहाल। एंड इससे आइसोलेशनिज्म हो सकता है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अगर फोकस होगा यूएस का अब आगे जाते टाइम, तो आइसोलेशनिज्म देखने को मिल सकता है, जिससे जो नेटो है या फिर यूएस के जितने भी अलाइज हैं, चाहे वो नेटो हो गया, इनफैक्ट इवन क्वाड भी टू सम सर्टेन एक्सटेंट, वो अपने आप को अकेला पा सकता है इस पर्टिकुलर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। और क्या प्रॉब्लम है? ट्रेड फ्रेगमेंटेशन की। ट्रेड फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि ट्रेड बट जाए, बिखर जाए। ठीक है, जैसे यूएस वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीडीपी है, लेकिन यूएस की ग्रोथ रेट बहुत कम है चाइना के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यूएस की इंपॉर्टेंस अभी भी है फिर भी, और यूएस अपने आप को सारे ट्रेड अग्रीमेंट से कैंसिल कर देगा, सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स को। और क्योंकि यूएस ऑलमोस्ट सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स का सेंट्रल होता है, तो जितने भी ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं वो बिखर जाएंगे। ठीक है, ट्रेड फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, और इससे ग्लोबल मार्केट इंस्टेबिलिटी भी आएगी। और वेल, उसका सबसे बड़ा रीज़न डोनाल्ड ट्रंप का खुद का नेचर है, क्योंकि वो रैंडमली कुछ भी पॉलिसीज़ बदलते रहते हैं, तो उससे एक इंस्टेबिलिटी बड़ी बनी रहती है। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टर है जो पैसा लगाना चाहता है किसी भी इकोनॉमी में, स्टेबिलिटी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ या 100 रुपये लगा रहा हूँ, तो फ्यूचर में मेरे 110 रुपये वो बन जाएंगे। लेकिन उसको पता है अगर कंट्री में या वर्ल्ड में स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो 100 रुपये लगाने से डरेगा कि कहीं उसके 100 रुपये 90 रुपीज़ ना हो जाए। तो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और अगर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में डोनाल्ड ट्रंप के आने से इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी जो फिलहाल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसकी हालत शायद और ख़राब हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि कुछ पॉजिटिव्स हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। इंडिया का जो स्टैंड था रशिया पे रिसेंटली न्यूट्रल रहा है डिस्पाइट द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, तो यहाँ पे भी यूएस का कुछ प्रेशर हमें फेस करने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे इंडो पैसिफिक भी मैंने वर्ड यूज़ करा था। इंडो पैसिफिक क्या है? इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन का ये जो पूरा रीजन है, इसको इंडो पैसिफिक बोला जाता है। देखो यहाँ पे यूएस है, मैक्सिको है, साउथ अमेरिका है, कनाडा है,
यहाँ पे जापान है, साउथ कोरिया है, यहाँ पे ताइवान भी है, देन पूरा जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है। अब मैंने यहाँ पे ना चाइना का नाम नहीं बोला क्योंकि ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बन रही है चाइना एंड रशिया को काउंटर करने के लिए, ठीक है। अब आपको लगेगा कि रशिया तो इंडिया का फ्रेंड है, तो इंडिया क्यों चाहेगा रशिया को काउंटर करना? हम बेसिकली चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, सिंपल। अब चाइना का अच्छा फ्रेंड रशिया है, अब तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम या फिर जो डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड है जो कि डेमोक्रेटिक है, हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो चाइना और रशिया किसकी बात करते हैं? चाइना और रशिया यूरेशिया की बात करते हैं। चाइना और रशिया किसकी बात करते हैं? यूरेशिया। क्योंकि देखो रशिया का थोड़ा पोर्शन यूरोप में है और बाकी पोर्शन एशिया में है, ठीक है। तो और चाइना भी एशिया के अंदर है, तो ये इस रीजन की बात करता है यूरेशिया की, कि हमें इसको डेवलप करना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए, रशिया एंड चाइना। और इंडिया और यूएस किसकी बात करते हैं? इंडो पैसिफिक की। ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज़ की तरफ। द वे फॉरवर्ड फॉर पीएम किसान। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक एडिटोरियल है जिसमें बात की गई है कि जो पीएम किसान अभी स्कीम चल रही है उसको फ्यूचर में किस तरह से मॉडल करा जा सकता है ताकि वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव करे अपने आप के अंदर। तो पीएम किसान को आप किस तरह से देखते हो या वो है क्या एक्चुअली? देखो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है, अभी गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आप राशन शॉप्स पे जाओ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट जो बीपीएल है उनको मान लेते हैं हाइपोथेटिकली 2 रुपए पर केजी का कोई ग्रेन दे रही है, ठीक है। लेकिन वहीं आप एक नॉर्मल शॉप पे जाओ तो वही चीज़ आपको मिलेगी, मान लेते हैं 100 रुपए की। ये बहुत ही बेसिक सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो बीपीएल है उनको, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पे वो ये ग्रेन दे रही है। अब इसके रिस्पॉन्स में एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या कहती है कि आप सब्सिडी देना छोड़ो, आप सब्सिडी छोड़ दो। जो बीपीएल है आप उनको डायरेक्टली 98 रुपीज़ दे दो, ठीक है। आपने क्या करा, बीपीएल को 98 रुपीज़ दे दिए। ये लोग इस शॉप पे जाएंगे और क्या करेंगे, 100 रुपये का ग्रेन खरीद लेंगे। तो अगर आपने उनको 98 रुपीज़ दे दिए प्लस उन्होंने अपनी पॉकेट से 2 रुपये और डाले तो 100 रुपये हो गए ना। तो यहाँ पे क्या था, वो 2 रुपये का ही खरीद रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट ने उनको कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उनको 98 रुपीज़ दे दिए तो उन्होंने खुद के 2 रुपये मिलाए और 100 रुपये का ग्रेन खुद ने खरीद लिया। इससे क्या हुआ, उनको पड़ा तो ये ग्रेन 2 रुपये का ही ना, क्योंकि यहाँ पे तो 2 रुपये का पड़ रहा था, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 98 रुपीज़ दे दिए, तब भी उन्होंने सिर्फ 2 रुपये दिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती बट बेसिक इनकम देती है। पीएम किसान उसका एक एक्सपेरिमेंट टाइप है, ये आप मान सकते हो, जिसमें हर साल 6,000 रुपीज़ फार्मर्स को दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, मतलब 2,000 करके साल में 3 बार ये पेमेंट होता है, जिससे टोटल 6,000 जो रुपीज़ हैं वो किसानों तक पहुंच जाते हैं। अब इसका एम भी आपको समझ में आ गया है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने जब ये 6,000 रुपीज़ देना चालू करा तब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी किसानों को देती थी वो कम कर दी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बट यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। तो टेक्निकली ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो है, लेकिन वो जो एंटायर कॉन्सेप्ट है ना, वो कंप्लीटली तो अप्लाई किया नहीं यहाँ पे, क्योंकि एंटायर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते तो सब्सिडी खत्म हो जाती, सब्सिडीज़ को ख़त्म नहीं कराए, बट इनकम चालू कर दी। तो ये एक्चुअल यूबीआई तो नहीं है, लेकिन यूबीआई जैसा ही है, तो इसको बोल दिया जाता है क्वाजी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मतलब थोड़ा बहुत उसके जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू भी लगा दिया जाता है। एक और चीज़, पीएम किसान कहाँ पे अप्लाई हो रही है? यूजुअली रूरल एरिया में, क्योंकि फार्मर्स यूजुअली, सारे नहीं, यूजुअली फार्मर्स रूरल एरिया में ही होते हैं। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे कंट्री में जब अप्लाई होता है तब माना जाता है, लेकिन अर्बन एरिया में तो चल नहीं रहा है। कहाँ चल रहा है? रूरल एरिया में। तो इसको एक और नाम बोला जाता है, ये क्वाजी यूनिवर्सल बेसिक रूरल इनकम, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि ये यूबीआई कहाँ से आया, यहाँ पे ये क्यू कहाँ से आया और यहाँ पे ये आर कहाँ से आया। मेंस में जब आप आंसर दोगे, इंटरव्यू में, ऐसे में जब आप चीज़ें लिखोगे और आप इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके बताओगे तब आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फाइन। तो ये क्या है? क्वाजी यूनिवर्सल बेसिक रूरल इनकम। अब आपको समझ में आ गया कि क्वाजी क्या है, रूरल क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, और पीएम किसान क्यों लाया गया था और वो किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है, वो क्यों हो रहा है, ठीक है। कोई भी स्कीम आती है ना तो आपको ऐसे देखना नहीं कि भी हाँ ये स्कीम आ गई चलो ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि यही स्कीम क्यों आई, ठीक है, कि फार्मर्स को पैसे ही क्यों दिए जा रहे हैं। अगर उनको कुछ और चाहिए तो
उसको सस्ते में क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट? ये कॉन्सेप्ट क्या है? 6,000 रुपए ही क्यों फिक्स करें? ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए जब भी आप कोई फ्यूचर स्कीम पढ़ो। एनीवे, तो ये एनुअल इनकम सपोर्ट है फार्मर्स के लिए 6,000 रुपीज़ पर ईयर। पीएम किसान सम्मान निधि इसका फुल फॉर्म है। फाइन। तो पहले जो था ये, वो फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन थी, ठीक है? जो फार्मर्स के पास ज़मीन है 2 हेक्टेयर से कम, उन्हीं को मिलता था ये इनकम सपोर्ट। लेकिन अब ये सारे फार्मर्स को मिलता है। जिन फार्मर्स के पास बहुत बड़ी ज़मीन है, उनको भी ये इनकम दी जा रही है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो पहले तो यहाँ पे सिर्फ 3 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा मिल रहा था, अब अराउंड 10 करोड़ लोगों को या 10 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा मिल रहा है। ये बेसिक आइडिया आपको रफली आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आई, ज़्यादातर जो आपको किसान मिलेंगे, किसान मतलब जो अगर आप किसी खेत में चले गए और वहाँ पे जो कोई काम कर रहा है और वो थोड़ा-सा बड़ा खेत है, तो जो इंसान काम कर रहा है ना, वो इंसान वो नहीं होता जो कि ज़मीन का ओनर हो। जो छोटी-छोटी ज़मीन है, वहाँ पे तो जो ज़मीन का ओनर है, वही खेती कर रहा होता है। लेकिन अगर थोड़ा-सा बड़ा खेत है, तो जो इंसान काम कर रहा है, फिज़िकल लेबर कर रहा है, वो ज़मीन का ओनर नहीं होता। तो ये इनकम आपको क्या लगता है किसको दी जानी चाहिए? जो इस बड़ी ज़मीन का ओनर है, कि बड़ी ज़मीन का ओनर तो कंपैरेटिवली थोड़ा-सा अमीर है ना। एक्चुअली ज़रूरत किसको है? उस इंसान को जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, जो एग्रीकल्चर लेबरर है, ठीक है? या जिसको आप लैंडलेस फार्मर बोल सकते हो। तो इनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए था जो नहीं मिलता था। 2024 में इनको भी स्टार्ट कर दिया गया। ये भी आपको डिटेल पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको एक स्टेप आगे जाके समझाया ताकि आपको ये याद रहे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ओवरऑल वुमेन बेनिफिशरीज़ हैं वो सिर्फ 14% हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वुमेन की जो ओनरशिप है ना लैंड की, वो भी बहुत कम है। इसलिए वो बेनिफिशियरी भी कम है क्योंकि जो ओन करता है लैंड को उसी को तो मिल रहा है ना ये बेनिफिट। तो ओनरशिप भी वुमेन की कम है लैंड की। तो ये काफ़ी अच्छा डेटा है जो आपको ध्यान रखना है जेंडर डिस्पैरिटी दिखाने के लिए मेंस के अंदर। रिडक्शन इन एलोकेशंस। अब प्रॉब्लम्स क्या आई है? कुछ प्रॉब्लम्स आई है कि पहले बात तो ये देखने को मिला है कि ओवरऑल जो डिस्बर्समेंट है वो कभी कभी कम हो जाता है। कम कैसे हो जाता है? सपोज 100 फार्मर्स हैं जिनका नाम है, तो इस पूरी स्कीम में 2 प्रॉब्लम्स देखी गई है। एक है एक्सक्लूजन एरर और है इंक्लूशन एरर। एक्सक्लूशन एरर का क्या मतलब है कि बहुत सारे फार्मर्स का नाम रैंडमली रिकॉर्ड से डिलीट हो गया और बहुत सारे रैंडम लोग जो फार्मर ही नहीं हैं उनका नाम लिस्ट में आ गया। ये एरर्स इंडिया की ऑलमोस्ट सारी स्कीम में अनफॉर्चुनेटली देखे जाते हैं, ठीक है? तो इसके कारण डिसबर्समेंट में कमी आई क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स का रैंडमली नाम डिलीट हो गया और नहीं पता कैसे डिलीट हुआ। फाइन। एक और चीज़ लोकसभा ने पिछले साल क्लियर करा कि जो टेनेंट फार्मर्स हैं एंड जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। किसको फ़ायदा मिल रहा है? जो ओनर है पहले सिर्फ उनको फ़ायदा मिल रहा था। फिर लैंडलेस लेबरर्स को भी फ़ायदा मिलने लगा। लेकिन जो टेनेंट फार्मर्स हैं मतलब जो ज़मीन रेंट लेके फार्मिंग कर रहे हैं उनको नहीं मिलता इस इनकम सपोर्ट का फ़ायदा। दूसरी चीज़ जो शेयर क्रॉपर्स हैं मतलब जो खेती करते हैं, खेती करने के बाद कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, कुछ हिस्सा इस ज़मीन के ओनर को दे देंगे। ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको भी ये बेनिफिट नहीं मिल रहा, ये भी आपको याद रखना है। ये एक इसका चैलेंज है। देन रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन है बेनिफिशरीज का, उसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसीज हैं, ठीक है? ये भी देखने को मिला है क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि लैंडलेस लेबर्स को भी मिल रहा है, तो बहुत सारे फेक लैंडलेस लेबर्स की आईडी बना के बहुत सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब तक 18 पेमेंट हो चुके हैं पीएम किसान के अंदर, ठीक है? ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या सोल्यूशंस यहाँ पे हो सकते हैं? अच्छा, ये तो खैर डिफरेंट आर्टिकल है पिछली बार का, इसको अवॉइड करना। फाइन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर भी इसके सोल्यूशंस आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो लैंडलेस लेबर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो ओनर नहीं है लैंड के, उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आइडेंटिफिकेशन आप वोटर आईडी से कर सकते हो, आधार कार्ड से कर सकते हो, वो गवर्नमेंट की मर्जी है। बट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये करी जा सकती है कि जिनके पास एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है, उनको 6,000 रुपये पर साल देने की क्या ज़रूरत? और अगर कुछ देना ही है तो इसको कम कर दो। मतलब किसी के पास बहुत बड़ी ज़मीन है, तो वो फार्मर पुअर नहीं है। पुअर थोड़ी हो गया वो फार्मर जिसके पास इतनी बड़ी ज़मीन है, ठीक है? इनफैक्ट जिसके पास इतनी बड़ी ज़मीन है, उसकी ओनर की जगह है, वहाँ पे जो लैंडलेस लेबर है ना, ओनर का हिस्सा इन लैंडलेस लेबर को एक्स्ट्रा दे दिया जाए। ये भी करा जा सकता है, ठीक है? बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, रेड होल माइनिंग
वाई द प्रैक्टिस कंटिन्यूज स्पाइट ऑफ द हजार्ड्स। देखो नॉर्मल माइनिंग जो होती है ना कोल की, जो बहुत ही फेमस है, उसको आप ओपन कास्ट भी बोलते हो। एक्चुअली माइनिंग बहुत टाइप की होती है कोल की, लेकिन जो बहुत ही फेमस है जिसके आप इमेजेस भी देखते हो कि एक ज़मीन है, उसमें ना ऐसे इतना बड़ा बड़ा होल बना देते हैं वो, इतने बड़े होल बना देते हैं और उसके अंदर बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं, बहुत बड़े ट्रक्स होते हैं जो यहाँ से कोल माइन करते हैं, फिर यू राउंड राउंड करते करते सरफेस पे आते हैं और फिर ले जाते हैं। ये ओपन कास्ट माइनिंग होती है कोल की, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। लेकिन एक टाइप की माइनिंग है जो कि रैट होल बोलते हैं उसको, और ये इलीगल है। पहली बात तो रैट होल माइनिंग क्या होती है? एक पहाड़ है और यहाँ पे कोल है, ठीक है, पहाड़ है और यहाँ पर कोल है। अब यहाँ तक आप कैसे पहुँचोगे? उसके लिए थोड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन चाहिए यहाँ तक पूरे हिस्से को कट करने की, ताकि आसानी से और सेफली इंसान इस कोल तक पहुँच पाए। लेकिन अगर आपको पैसे बचाने तो आप क्या करोगे? एक छोटी सी गुफा बनाओगे यहाँ से, छोटी सी बहुत ही पतली और छोटी सी गुफा बनाओगे, और एक छोटे से बच्चे को या फिर एक यंग लड़के को आप भेज दोगे, वो अंदर से कोल माइन करके ले आएगा। और ये बहुत ही छोटी सी 3 to 4 डीप नैरो ट्यूब्स या नैरो टनल्स बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं और अगर लोग इसके अंदर फंस गए और बारिश से यहाँ पे पानी फंस भर गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि ये इतनी छोटी टनल्स होती है, इसलिए देखा गया है कि यहाँ पे चाइल्ड वर्कर्स को भी एम्प्लॉय करा जाता है। तो ये रैट होल माइनिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए इस टाइप की माइनिंग इलीगल होती है, लेकिन ये फिर भी करी क्यों जाती है? पैसे बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा डेंजर में डाला जाता है। मेघालय में फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। एस्फिक्सेशन मतलब लोगों को सांस नहीं आएगी। कोलैप्स ऑफ माइंस, बहुत ही छोटी टनल है तो वो कभी भी गिर सकती है। अगर आप बड़ी टनल बनाते हो तो क्या है, जब भी माइनिंग करी जाती है ना, तो जो सरफेस है इस माइन तक पहुंचने का जो हिस्सा है, वो जो सरफेस है उसको पैक करा जाता है ताकि वो गिर ना जाए ऊपर से, ठीक है। फ्लडिंग हो जाती है क्योंकि मेघालय, बाय द वे मेघालय में जो मौसम रन है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे इंडिया में वहाँ पे। तो मेघालय में इन जनरल काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा बारिश होती है। तो ये छोटी छोटी रैट होल माइंस फ्लड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और टॉक्सिक केमिकल्स का एक्सपोजर तो है ही। उसके अलावा ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, प्रीलिम्स में ऐसे रैंडम लोकेशंस और रैंडम जोग्राफिकल फीचर्स पूछ लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, ये पूछ लेंगे। क्या हुआ, ये जो दो रिवर्स हैं लुखा एंड मिंटू, ये मेघालय की रिवर्स हैं, स्पेशली जैंतिया हिल्स की, स्पेशली जैंतिया हिल्स की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिटी आ चुकी है इन रिवर्स के अंदर रैट होल माइनिंग के कारण। अब प्रीलिम्स में दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। वो आपको ये नाम देंगे और पूछेंगे ये कहाँ है। दूसरा क्वेश्चन ये नाम देके पूछेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तीसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे इनमें से वो कौन सी दो रिवर्स हैं जो कि रैट होल माइनिंग के कारण एसिडिटी का शिकार बन गई है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में लिखा होगा लुखा एंड मिंटू, ठीक है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। मेंस में तो आप इनका डायरेक्टली नाम आप मेंशन कर सकते हो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है तो, फाइन। तो ये सारी चीज़ें देखो 2013 में क्या होता है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने एक्नॉलेज करा कि ईस्ट जयंतिया हिल में बहुत सारे चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करा जाता है। अगले साल ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि 2010 में ही बना था, उसने क्या करा, बैन कर दिया रैट होल माइनिंग पे। फिर भी 2018 में देखा गया कि 17 माइनर जो है वो ड्राउन हो गए रैट होल माइनिंग में, क्योंकि वो अंदर गए बहुत ज़्यादा। बहुत ही पतली, बहुत ही नैरो टनल है, तो कोई एक इंसान यहाँ पे है, उसके पीछे दूसरा इंसान है, तो जब तक दूसरा इंसान नहीं निकलेगा पहला इंसान नहीं निकल सकता। बारिश आई, पानी भर गया एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये एनजीटी ने 2014 में ही बैन कर दिया, लेकिन 18 में भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, मतलब रैट होल माइनिंग अभी भी चले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि एनजीटी ने बैन कर दिया, फिर ऐसा चीज़ें क्यों हो रही है। पता चला कि लोकल लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं वो मिले हुए हैं, कनाइवेंस ऑफ ऑफिशियल्स। लोकल लेवल पे ऑफिशियल्स ने अलाउ करा बैन के बाद भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी देखी गई। बट आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चला क्यों इतने टाइम तक और अभी भी बाय द वे हो रही है, ऐसा क्यों? पहली बात तो यहाँ पे थिन कोल सीम्स है मेघालय में, जहाँ पे रैट होल माइनिंग बहुत फीजेबल है ओपन कास्ट माइनिंग से। थिन कोल सीम है तो आपको बहुत ही बहुत ही एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए प्रॉपरली माइन करना पड़ता है, उसमें बहुत पैसा और टाइम लगता है। इन सब को बचाने के लिए वो रैट होल माइनिंग करते हैं, ठीक है। और जो वर्कर्स हैं असम, नेपाल, बांग्लादेश के, अगर वो फार्म में काम करेंगे तो उनको कम पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर वो रैट होल माइनिंग में काम करेंगे तो वो 3 से 4 गुना पैसा कमा सकते हैं।
एक ये प्रॉब्लम भी है, ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेघालय का बहुत बड़ा रीजन 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्टेड है। कोई भी एरिया अगर 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, तो वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लॉज़ अप्लाई ही नहीं होते। तो जो कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स भी यहाँ पे नहीं लगते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि रैट होल माइनिंग बंद आज से। तो क्योंकि ये लॉ नहीं लगता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोला है उसको भी शायद फॉलो ना करा जाए। कोल माइंस वहाँ पे इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है। और अगर कोल माइंस प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला बंदा किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे, खुद की ज़मीन पे रैट होल माइनिंग कराए या ओपन कास्ट कराए, वो उसकी मर्जी होती है। मतलब ये कुछ लीगल चैलेंजेस भी है, ठीक है? ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि बहुत सारे लोगों का जो सर्वाइवल है वो इंश्योर हो पाए। वहाँ पे ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स की कमी बहुत ज़्यादा है। तो जो वर्कर्स हैं वो रैट होल माइनिंग करके ही अपनी बेसिक जो लाइवलीहुड है वो अर्न करते हैं। तो ये कुछ लीगल, सिचुएशनल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं जो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एग्जिस्ट करते हैं। सो यही था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में। एक्चुअली ये जो न्यूज़पेपर है ये कल पब्लिश हुआ था, बट आज कोई न्यूज़पेपर आया नहीं, इसलिए कल वाला डिस्कशन मैंने आज ही कर लिया। एक ही बात है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड हैव अ वेरी गुड डे।